मकरू चेहरे इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम एमए। इमरान बड़े थके थके अंदाज में अपने फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वह न जाने कितनी तवील मुसाफत पैदल तय करते करते बुरी तरह थक गया हो और अब सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए इंतहाई दोबर हो रही हो। उसके कंधे ढलके हुए थे, चेहरा लटका हुआ था और आंखें बुझी हुई सी दिखाई दे रही थी। वो हर सीढ़ी चढ़ने के बाद चंद सेकंडों के लिए रुक जाता, जैसे सांस ले रहा हो, फिर दूसरी सीढ़ी के लिए कदम उठाता था। उसके जिस्म पर स्लेटी रंग का सूट था। क्या हुआ है साहब आपको? अभी इमरान आखिरी सीढ़ी से काफी नीचे था कि उकब से सुलेमान की आवाज सुनाई थी और इमरान इस तरह मुड़ा जैसे फिल्म में स्लो मोशन में किरदार काम करते हैं। ओ सुलेमान, तुम? चलो अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गए, वरना मुझ में तो हिम्मत ही न थी कि मैं चाबी ढूंढकर दरवाजा खोलता। इमरान ने बड़े मसमसे से लहजे में कहा। लेकिन आपको क्या हुआ है? मैंने दूर से आपको इस अंदाज में सीढ़ियां चढ़ते देखा तो मैं भागता हुआ आया हूँ। क्या आप जख्मी हैं? सुलेमान ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। नहीं, जख्मी तो नहीं हुआ, बस कुछ न पूछो, तुम बस दरवाजा खोलो ताकि मैं जल्द से जल्द किसी कुर्सी तक पहुंच सकूं, वरना हो सकता है कि मैं लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे जा गिरूं। न जाने मैंने कितनी मुश्किल से अपने आप को संभाला हुआ है, इमरान ने आहिस्ता से कहा और सुलेमान सर हिलाता हुआ तेजी से आगे बढ़ा और उसने चाबी लगाकर दरवाजा खोल दिया। मैं आपको सहारा दूं साहब? सुलेमान ने मुड़कर कहा। और नहीं, अभी मैं चल सकता हूँ, इमरान ने आहिस्ता से कहा और फिर वो उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ फ्लैट में दाखिल हुआ और सिटिंग रूम की तरफ बढ़ता चला गया। आखिर आपको हुआ क्या है? सुबह को तो आप अच्छे भले गए थे, सुलेमान ने इंतहाई परेशान होते हुए पूछा, क्योंकि इमरान की हालत वाकई बेहद खस्ता नजर आ रही थी। अभी कुछ न पूछो, अभी तो मुझ में जवाब देने की भी हिम्मत नहीं है और मेरे कान इस कदर कमजोर हो गए हैं कि अब तो तुम्हारी आवाज को बड़ी मुश्किल से पहचान रहे हैं, इमरान ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद वो सिटिंग रूम में पहुंचकर इस तरह कुर्सी पर ढेर हो गया जैसे सदियों के बाद उसे बैठने का मौका मिला हो। उसने दोनों आंखें बंद कर ली और सर कुर्सी की पूंछ से लगाकर कुर्सी पर तकरीबन लेट सा गया। उसके चेहरे और जिस्म के अंदाज से ही लग रहा था कि वो वाकई बेपनाह थका हुआ है। आपके लिए चाय बना लाऊं? सुलेमान ने इमरान को गौर से देखते हुए इंतहाई हमदर्दाना लहजे में कहा। हाँ ले आओ, इमरान ने आंखें खोले बगैर आहिस्ता से कहा। आप बिस्तर पर लेट जाए, मेरा ख्याल है कि आपको नींद की जरूरत है, सुलेमान ने कहा। अब नींद कहाँ मुकद्दर में, अब तो चल चलाओ का दौर है, इमरान ने कहा तो सुलेमान बेख्तियार उछल पड़ा। चल चलाओ? क्या मतलब? कैसा चल चलाओ? सुलेमान ने कहा। मतलब है कि आखिरी वक्त आ गया है, इमरान ने आहिस्ता से जवाब दिया। उसकी आंखें बदस्तूर बंद थी। खुदा न ख्वास्ता ऐसी बातें मुंह से मत निकाले, मैं चाय ले आता हूँ, सुलेमान ने कहा और तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। उसके कदमों की आवाजें जैसे ही दरवाजे के बाहर जाकर खत्म हुई, इमरान ने न सिर्फ आंखें खोल दी बल्कि एक झटके से सीधा होकर बैठ गया। उसकी सारी सुस्ती और थकावट यकसर खत्म हो गई थी। अब चेहरे और आंखों में भी बड़ी चमक थी। वो कार गैराज में खड़ी करके बाहर निकल ही रहा था कि उसने दूर से सुलेमान को हाथ में शॉपिंग बैग उठाए आते देखा तो उसने जानबूझकर थकावट की एक्टिंग शुरू कर दी। एक्टिंग का मकसद कोई न था, सिर्फ एक शरारत थी और वाकई ये इमरान की अदाकारी ही थी कि सुलेमान जैसा शख्स भी हकीकत न पहचान सका था। इमरान ने जेब में हाथ डाला और फिर दूसरे लम्हे उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में एक शीशी थी। उसने वो शीशी सामने वाली मेज पर रख दी। उसी लम्हे दूर से कदमों की आवाज सुनाई थी तो इमरान ने एक बार फिर सर कुर्सी की पूंछ से लगाया और आंखें बंद कर ली। अलबत्ता वो दसदीदा नजरों से दरवाजे की तरफ देख रहा था। चंद लम्हों बाद सुलेमान कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में चाय की एक प्याली मौजूद थी। उसने चाय की प्याली मेज पर रखी और उसके साथ ही वो बेख्तियार उछल पड़ा। ये कौन सी दवा है साहब? सुलेमान ने शीशी उठाकर उसे देखते हुए कहा। जहर है, खुदकुशी के लिए खरीदा है, इमरान ने आहिस्ता से आंखें खोलते हुए कहा। खुदकुशी? और आप क्यों? सुलेमान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम खुद सोचो सुलेमान, मेरी जिंदगी भी क्या जिंदगी है। अब तक जो जिंदगी काटी है वो एक शायर ने जिस तरह कहा है कि जबर मुसलसल की तरह काटी है। कर्जे सर पर चढ़ गए हैं, कर्ज ख्वाब पीछे पड़े हुए हैं, डैडी ने घर से निकाला हुआ है, मांगे के फ्लैट में जिंदगी गुजार रहा हूँ। सुपर फैयाज की जेब से पैसे निकलवाने के लिए अलग शर्मिंदगी और ख्वारी उठानी पड़ती है। अब तो आदत सी पड़ गई है उसके आगे मुफलिसी और कलाशी का रोना रोने की। ये कोई जिंदगी है? बस मैंने फैसला कर लिया है कि खुदकुशी कर लूं। जहर ही खा लूंगा मैं। पहले सोचा कि वहीं मार्केट में ही खा लूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि यहाँ मर गया तो कोई पहचानेगा ही नहीं और कारपोरेशन वाले लावारिस करार देकर खामोशी से दफना देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि फ्लैट पर जाकर ही खुदकुशी की जाए ताकि कम से कम कफन तो मिल जाएगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने अपना हाथ इस तरह सुलेमान की तरफ बढ़ाया
जैसे उससे शीशी मांग रहा हो। फिर तो मुझे भी आपके साथ ही खुदकुशी कर लेनी चाहिए, सुलेमान ने शीशी खोलते हुए कहा। और नहीं, तुम्हारा क्या कसूर, असल मुकद्दर तो मेरा है, मुझे शीशी दो, इमरान ने कहा। ठीक है, आप खुदकुशी कर ले, चाय मैं खुद पी लेता हूँ। जाहिर है खुदकुशी करने वाले को तो चाय से क्या दिलचस्पी हो सकती है, सुलेमान ने कहा और शीशी मेज पर रखकर चाय की प्याली उठाने लगा। अरे अरे, ये आखिरी चाय तो पी लेने दो, इतने जालिम तो न बनो, इमरान ने कहा। एक शर्त पर चाय पी सकते हैं कि इस शीशी में मौजूद सारी गोलियां इकट्ठी आपको हलक में डालना पड़ेंगी, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बेदर्द जमाना आ गया है, अब तो वाकई खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अम्मा बी को मेरा आखिरी सलाम दे देना, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। बिल्कुल दे दूंगा, लेकिन पहले मैं स्पेशल रूम के सेफ के खुफिया खाने में मौजूद 1 लाख रुपया निकालकर किसी अच्छे से ठिकाने पर पहुंचा दूं, क्योंकि आपकी खुदकुशी के बाद तो जाहिर है सुपर फैयाज ने फ्लैट पर कब्जा कर लेना है, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से वापस मुड़ने लगा। अरे अरे सुनो, वो तो मैंने अपने कफन दफन के लिए अलग रखे हुए हैं, सुनो, इमरान ने इस बार बौखलाए हुए लहजे में कहा। आप फिक्र न करें, इस काम पर ही इस्तेमाल करूंगा, सुलेमान की दूर से आवाज आई और इमरान ने बेख्तियार दोनों हाथों से सर पकड़ लिया, क्योंकि अदाकारी उसे बड़ी महंगी पड़ी थी। इतनी बात तो बहरहाल वो जान गया था कि सुलेमान उसकी अदाकारी को समझ गया है, लेकिन ये बात उसे समझ न आ रही थी कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि शीशी पर बकायदा जहर का लफ्ज सुर्ख अल्फाज में और नीचे मौत का निशान, एक इंसानी खोपड़ी और 2 हड्डियां भी बनी हुई थी, लेकिन बाकी जो कुछ लिखा हुआ था वो अंग्रेजी में था और इमरान जानता था कि सुलेमान इतनी अंग्रेजी बहरहाल नहीं जानता कि वो उसे पढ़ और समझ सके कि ये गोलियां किस मकसद के लिए है। उसे यकीन था कि मौत का मखसूस निशान देखकर सुलेमान यही समझेगा कि इमरान ने वाकई खुदकुशी के लिए ये गोलियां खरीदी हैं। हालांकि ये गोलियां उसने खरीदी नहीं थी, बल्कि ये शीशी उसे शालीमार होटल के मैनेजर ने दी थी और उसे बताया था कि ये गोलियां जो एक खास और पेचीदा मर्ज के लिए तैयार की जाती हैं, आजकल नशे के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। हालांकि आम इंसानों के लिए ये गोलियां जहर भी साबित हो सकती हैं, लेकिन ये जहर बहरहाल उन्हें हलाक न कर सकता था, अलबत्ता उन्हें तकलीफ जरूर पहुंचा सकती थी। इमरान ने वो शीशी इसलिए लेकर जेब में डाल ली थी कि उसका ख्याल था कि सर सुल्तान के जरिए ये शीशी वजारत सेहत के सेक्रेटरी को भिजवाएगा, ताकि वो इस मामले को आला सतह पर चेक कर सके और उसके गलत इस्तेमाल को रोक सके। लेकिन सुलेमान का रवैया इस शीशी को देखते ही बदल गया था और यही बात उसे समझ न आ रही थी, लेकिन उसने बहरहाल अदाकारी जारी रखने का फैसला किया और फिर शीशी उठाकर उसे खोला और आधी से ज्यादा गोलियां उसने निकालकर उन्हें अपनी जेब में डाला और फिर शीशी बंद करके वापस मेज पर रख दी और चाय की प्याली उठाकर चाय पीना शुरू कर दी। अभी उसने चाय की प्याली खाली की ही थी कि उसे दूर से सुलेमान के कदमों की आवाजें सुनाई दी, तो इमरान ने सर दोबारा कुर्सी की पुष्ट से लगाकर अपने चेहरे पर बेपनाह तकलीफ के आसार पैदा कर लिए। उसी लम्हे सुलेमान अंदर दाखिल हुआ तो इमरान उसे देखकर चौंक पड़ा कि उसने इंतहाई शानदार सूट पहन रखा था और बाकायदा बाल बने हुए थे। परफ्यूम की आधे से ज्यादा शीशी खाली की गई थी और सुलेमान वाकई इस वक्त खासा वजीह दिखाई दे रहा था। अरे आप अभी तक जिंदा है चचा, आधी शीशी क्यों खाई है, पूरी शीशी खानी चाहिए थी आपको, सुलेमान ने हैरत भरे लहजे में कहा। सुलेमान, बेचारे सुलेमान, आधी गोलियां तुम्हारे लिए हैं, जाहिर है तुमसे मेरी मौत बर्दाश्त नहीं होनी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें खुदकुशी करने में कोई तकलीफ ना हो, इमरान ने आहिस्ता से कहा। कमाल है, ये आपने खुद ब खुद कैसे फर्ज कर लिया कि आपकी मौत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। आपकी मौत तो मेरे लिए इंतहाई खुशकिस्मत साबित हो रही है। देखे, अभी आपने मरने का इरादा ही किया है और मुझे 1 लाख रुपए मिल गए हैं और अब मैं ये 1 लाख रुपए जेब में डाले होटल शिराट जा रहा हूँ, जहाँ आज बड़ा ही खूबसूरत और दिलचस्प फंक्शन है, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जालिम और बेदर्द आदमी साबित हो रहे हो सुलेमान, काश खुदकुशी के इरादे से पहले मुझे मालूम हो जाता कि तुम ऐसे बेदर्द और संगदिल हो तो मैं तुम्हें खुदकुशी पर मजबूर कर देता, लेकिन अब क्या किया जाए, अब मैंने कदम उठा लिया है। लेकिन ये 1 लाख रुपए तो कफन दफन के हैं और तुम इन्हें होटल में खर्च करने जा रहे हो, इमरान ने कहा। आप फिक्र न करें, इन पैसों से मैं वाकई गम व फिक्र का कफन दफन करूंगा, बल्कि गम व फिक्र के बड़े अहम कव्वालों को ले आऊंगा। बहरहाल जब मैं वापस आऊं तो तब तक आपको मर जाना चाहिए। हाँ, सुलेमान ने कहा और इत्मीनान भरे अंदाज में दरवाजे की तरफ मुड़ गया। रुको, वापस आओ, इमरान ने यकलक सीधा होकर गुर्राते हुए लहजे में कहा, तो सुलेमान उसी तरह इत्मीनान भरे अंदाज में मुड़ा। उसके चेहरे पर पुरइसरार मुस्कुराहट थी। अब क्या हो गया है, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने खुदकुशी का इरादा बदल दिया है, समझे, इसलिए ये मेरा सूट उतार दो और रकम भी वापस रख दो, इमरान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। लेकिन वो गोलियां, उनका क्या होगा, सुलेमान ने और ज्यादा खुलकर मुस्कुराते हुए कहा। पेट में नहीं है, मेरी जेब में है,
बस तुम रकम निकालो और ये सूट उतार दो, तुम्हारी यही सजा है कि मुझे जिंदा रहना चाहिए। इमरान ने गुस्सैले लहजे में कहा। लेकिन आपको तो मालूम है कि खुदकुशी करने वाले को सजा दी जाती है और आपने बहरहाल खुदकुशी करने की कोशिश की है। सुलेमान ने कहा। कोशिश नहीं की, इरादा किया था, और इरादा कत्ल पर तो सजा हो सकती है, लेकिन इरादा खुदकुशी पर नहीं, और सजा भी तब हो सकती है कि अगर बाकायदा पुलिस में केस रजिस्टर्ड हो, फिर अदालत फैसला करे। इमरान ने कहा। आपको मालूम है कि आजकल हुकूमत का क्या नारा है? सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। नारा? कैसा नारा? इमरान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। हुकूमत का नारा है कि फौरी इंसाफ, और वो भी दहलीज पर। सुलेमान ने जवाब देते हुए कहा। हाँ है, लेकिन तुम्हारा इससे मतलब? तुम रकम निकालो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ये काम हुकूमत ने मेरे जिम्मे लगाया हुआ है कि मैं फौरी इंसाफ भी करूं और आपकी दहलीज के अंदर जाकर करूं। खुदकुशी करने की कोशिश की, सजा 1 लाख रुपए जुर्माना के साथ साथ रात का खाना किसी होटल में खाने की सजा आपको दी गई है, और जो रकम मेरी जेब में है वो जुर्माने की रकम है। अलबत्ता आप चाहें तो आपको रसीद मिल सकती है, और मैं वाकई फंक्शन पर जा रहा हूँ। खुदा हाफिज, सुलेमान ने कहा और मुड़ने लगा। अरे एक मिनट, इमरान ने तेज लहजे में कहा। अदालत का वक्त जाया करना भी जुर्म है, और खास तौर पर ऐसी अदालत का जो फौरी इंसाफ भी देती हो, और दहलीज पर नहीं बल्कि दहलीज के अंदर पहुंचकर देती हो। सुलेमान ने मुड़ते हुए कहा। सुनो, चलो इतना बता दो कि तुम्हारा रवैया किस वजह से बदला है? क्या शीशी पर तुमने कुछ पढ़ लिया है? इमरान ने कहा। शीशी पर तो वाकई मौत का निशान बना हुआ है, बाकी जो कुछ लिखा हुआ है उसे मैं पढ़ ही नहीं सकता। अलबत्ता आपने खुदकुशी की जो वजूहात बताई हैं, उससे मैं समझ गया था कि आप अदाकारी कर रहे हैं। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? वजूहात में क्या गलती थी? इमरान ने हैरत भरे अंदाज में कहा। हकीम से नफ्स छुपी नहीं रह सकती जनाब, इसलिए मुझे मालूम है कि आप कितने मुफलिस और कलाश है, और आप पर कितना कर्ज चढ़ा हुआ है, और कितने कर्ज खा आपके पीछे भाग रहे हैं। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। चलो दूसरे ना सही, तुम्हारा कर्ज तो बहरहाल है, क्या वो भी नहीं है? इमरान ने चौंक कर पूछा। वो तो बहरहाल है, लेकिन उसकी फिक्र मुझे इसलिए ना थी कि आपकी खुदकुशी के बाद बहरहाल उसकी वसूली यकीनी हो जाती। सुलेमान ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? वो कैसे यकीनी हो जाती? इमरान ने हकीकी हैरत भरे लहजे में कहा। मरने वाले के लवाहिकीन कुल ख्वानी पर ऐलान करते हैं कि मरने वाले ने अगर किसी का कर्ज देना हो तो वो बता दे, ताकि कुल ख्वानी से पहले उसका कर्ज उतार दिया जाए, या वो माफ कर दे ताकि मरने वाले पर कर्ज का बोझ न रहे। और मुझे यकीन है कि आपके डैडी ने भी लामहला ये ऐलान करना था, और मुझे सब कुछ मासूद वसूल हो जाता। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो ये बात है, इसलिए तुम मेरी खुदकुशी पर इसरार कर रहे थे। मुझे आज पता चल गया है कि तुम किस कदर खुद गर्ज और सफाक आदमी हो। तुम्हें अपने कर्ज का फिक्र है, और मेरी जवाब मौत का नहीं है। इमरान ने मसनूई तौर पर गुस्सैले लहजे में कहा। जवान लोगों का कर्ज जल्दी उतार लिया जाता है, क्योंकि ये कर्ज उसके वालिदैन उतारते हैं, जबकि बूढ़ों के कर्ज से भला उनकी औलाद कहाँ उतारती है? वो माफी पर इसरार शुरू कर देते हैं, और आदमी को सबके सामने अपने आप को फैयाज और रहमदिल साबित करना पड़ता है। सुलेमान भला कहाँ बाज आने वाला था। उसने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा। या अल्लाह, किस मक्कार और शातिर दिमाग आदमी का मकरूज बना दिया है तुमने मुझे। इमरान ने कहा। आप इत्मीनान से बैठकर जो जी चाहे कहते रहें, मैं फंक्शन पर जा रहा हूँ। सुलेमान ने कहा, और इस कदर तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया कि इमरान अपना मुंह तक न खोल सका था। सुलेमान बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा जा रहा था। अरे क्या वाकई तुम फंक्शन पर जा रहे हो? अरे वो रात का खाना, उसका क्या होगा? इमरान ने चीखते हुए कहा तो है कि होटल से खा ले। मैं फिलहाल इस फ्लैट से दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं मायूसी, उदासी और थकावट तीनों मुताद्दी अमराज की तरह होती हैं, एक से दूसरे को लग जाती हैं। सुलेमान की दूर से आवाज सुनाई दी, और उसके साथ ही दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। न जाने ऐसे मौकले कहाँ से सुन लेता है, लेकिन बात बहरहाल सच्ची है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। फिर वो उठा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया ताकि लिबास तब्दील कर सके कि अचानक फोन की घंटी बज उठी तो इमरान दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। उसने रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। मैं फोर्ट टाउन के सिविल अस्पताल से बोल रहा हूँ। आपका ये फोन नंबर एक शदीद जख्मी की जेब से निकला है, इसलिए आपको फोन किया गया है। आप फौरन सिविल अस्पताल पहुंच जाएं। दूसरी तरफ से कहा गया, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। फोर्ट एक छोटा सा कस्बा नुमा शहर था, जो दारुल हुकूमत के शुमाल में तकरीबन 150-200 किलोमीटर के फासले पर था। लेकिन वो जख्मी कौन हो सकता है जिसकी जेब से उसका फोन नंबर निकला होगा?
उसने तेजी से क्रिडल दबाया और फिर टोन आने पर इंक्वायरी के नंबर डायल कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही आवाज सुनाई दी। फोर्ट टाउन का फोन नंबर और वहाँ के सिविल अस्पताल का नंबर अगर आपके पास है तो बता दे, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से दोनों फोन नंबर बता दिए गए। इमरान ने जल्दी से शुक्रिया अदा किया और फिर क्रिडल दबाया और टोन आने पर उसने एक बार फिर इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सिविल अस्पताल फोर्ट। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। इंचार्ज डॉक्टर से बात कराए, मैं दारुल हुकूमत से डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करे। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, मैं डॉक्टर अहमद हसन बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा मुअद्दबाना था। जाहिर से डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया होगा। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अली इमरान है। अभी मुझे एक फोन मौसूल हुआ है जिसमें बताया गया है कि आपके अस्पताल में मौजूद किसी शदीद जख्मी की जेब से मेरा फोन नंबर मिला है और मुझे फौरन पहुंचने का कहा गया है। ये जख्मी कौन है, उसका नाम क्या है और दूसरी तफसीलात क्या है? इमरान ने कहा, जनाब, मैं अभी उसके ऑपरेशन से फारिग होकर ऑफिस आया हूँ। उसे 6 गोलियां मारी गई हैं और ये सड़क पर जख्मी पड़ा तड़प रहा था कि कुछ हमदर्द लोगों ने उसे यहाँ पहुंचा दिया और फिर उसके लिए खून का बंदोबस्त भी किया है। गो यहाँ बड़े अस्पताल जैसे ऑपरेशन की सहूलियत तो नहीं है, लेकिन जख्मी की हालत ऐसी थी कि अगर उसे दारुल हुकूमत शिफ्ट करने की कोशिश की जाती तो वो रास्ते ही में दम तोड़ देता। इसलिए मैंने अल्लाह का नाम लेकर ऑपरेशन किया और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ऑपरेशन कामयाब रहा है और अब ये जख्मी खतरे से बाहर है। मुझे इसके बारे में तफसील का इल्म नहीं, क्योंकि इसका लिबास पहले ही उतार कर बाहर भिजवा दिया गया था। शायद उस लिबास की जेब से आपका फोन नंबर मिला होगा। बहरहाल आप होल्ड करें, मैं अभी मालूम करता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही फोन पर खामोशी छा गई। इमरान के चेहरे पर इंतहाई संजीदगी उभर आई थी, क्योंकि 6 गोलियों के बावजूद फोर्ट जैसे छोटे से कस्बे के अस्पताल में उसका ऑपरेशन होना और फिर उसका बच जाना, ये तो वाकई अल्लाह ताला का खास करम था। और वो आदमी जो भी था बहरहाल खुशकिस्मत था। लेकिन असल मसला ये था कि उसके फ्लैट का फोन नंबर कैसे उस आदमी की जेब में होगा, ये बात उसे खटक रही थी। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? थोड़ी देर बाद डॉक्टर की आवाज सुनाई दी। जी हाँ, इमरान ने कहा। जनाब, उसकी जेब से सिर्फ एक कागज निकला है और आपका फोन नंबर उस पर दर्ज था। ये कागज यूं लगता है कि शायद किसी डायरी से फट गया था जो उसने अपनी जेब में डाल लिया था। वैसे उसकी जेब से काफी भारी तादाद में करेंसी और एक मशीन पिस्टल भी निकला है, लेकिन वो तो पुलिस के कब्जे में है और कोई शिनाख्त मौजूद नहीं है सर। दूसरी तरफ से कहा गया, उसका हुलिया और कदो कामत बता सकते हैं आप, वही बता दे। इमरान ने होठ भींचते हुए कहा, जी साहब, एक मिनट, मुझे याद करने दीजिए, क्योंकि बहरहाल मेरी सारी तवज्जो ऑपरेशन की तरफ ही रही है। डॉक्टर अहमद हसन ने कहा और फिर चंद लम्हों के वक्फे के बाद उसने रुक रुक कर हुलिया बताना शुरू कर दिया। तो इमरान के चेहरे पर यकलख्त इंतहाई परेशानी और बेचैनी के तासुरात उभरने लगे, क्योंकि हुलिया चौहान का था। उसके कदो कामत की तफसील क्या थी? इमरान ने बेचैन होकर पूछा और डॉक्टर ने जब कदो कामत के बारे में बताया तो इमरान को 100% यकीन हो गया कि ये चौहान ही है। डॉक्टर साहब, ये हुकूमत का खास और इंतहाई अहम आदमी है। मैं वहीं फोर्ट आ रहा हूँ, आप उसका ख्याल रखें। आपने जो कुछ किया है हुकूमत की तरफ से इसका सिला आपको मिलेगा। मैं आ रहा हूँ, इमरान ने तेज लहजे में कहा और क्रिडल दबाकर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। मैं सिद्दीकी के फ्लैट पर जा रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही टेप चलने की आवाज के साथ ही चौहान की आवाज सुनाई दी। तो इमरान ने बिजली की सी तेजी से क्रिडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सिद्दीकी बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही सिद्दीकी की आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ सिद्दीकी, चौहान कहाँ है? इमरान ने बेचैन से लहजे में पूछा। वो अपने किसी दोस्त से मिलने फोर्ट गया है, कह रहा था कि रात को किसी वक्त वापस आ जाएगा। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? खैरियत, सिद्दीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओ सुनो, चौहान फोर्ट टाउन के सिविल अस्पताल में शदीद जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। उसे 6 गोलियां मारी गई हैं। वहाँ के डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया है और वहाँ के लोगों ने उसके लिए खून की बोतलें अतिये में दी हैं। उसकी जेब से डायरी का एक सफा निकला है जिस पर मेरा फोन नंबर था, इसलिए अस्पताल वालों ने मुझे फोन करके सिर्फ जख्मी के बारे में इत्तला दी है, जिस पर मैंने डॉक्टर से बात की। क्योंकि उसके पास कोई ऐसी चीज न थी जिससे उसकी तस्दीक होती, इसलिए मैंने डॉक्टर से उसका हुलिया मालूम किया। तो उस हुलिये से पता चला कि वो चौहान है। मैंने कंफर्म करने के लिए पहले चौहान के फ्लैट पर फोन किया, तो वहाँ से उसका पैगाम टेप था कि वो सिद्दीकी के फ्लैट पर जा रहा है, इसलिए तुम्हें फोन किया था। बहरहाल मैं स्पेशल अस्पताल के डॉक्टर सिद्दीकी को कह देता हूँ, वो एम्बुलेंस और डॉक्टर भेजकर उसे मंगवा लेंगे, लेकिन मैं खुद फौरी वहाँ जा रहा हूँ। तुम चाहो तो स्पेशल अस्पताल आ जाओ, इमरान ने कहा।
और फिर उसने क्रिडल दबा दिया। टोन आने पर उसने स्पेशल अस्पताल के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। फिर डॉक्टर सिद्दीकी से बात करके उसने रिसीवर रखा और फिर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार खासी तेज रफ्तारी से उस सड़क की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जो फोर्ट टाउन जाती थी। वो मुसलसल यही सोच रहा था कि चौहान को किसने जख्मी किया होगा और चौहान जैसा आदमी इतनी आसानी से जख्मी कैसे हो गया। और फिर उसकी जेब में स्पेशल पुलिस का बैज और जरूरी शिनाख्ती कागजात होंगे, वो क्या हुए, जबकि करेंसी और मशीन पिस्टल उसकी जेब में मौजूद था। लेकिन जाहिर है जब तक वो चौहान से मिल नहीं लेता इन सवालों का जवाब उसे कैसे मिल सकता था। कमरे का दरवाजा खुला तो सोफे पर बैठे हुए आदमी ने, जिसके बाल लच्छेदार और गर्दन तक आ रहे थे और उसके कान में बंधा था और चेहरे पर मक्कारी और खबाजत जैसे शब्द नजर आ रही थी, नीले रंग का सूट पहने हाथ में शराब का गिलास पकड़े बैठा हुआ था। गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे से एक नौजवान, जिसके जिस्म पर जींस की पैंट और फुलदार शर्ट थी और उसका सूखा हुआ चेहरा आमचूर जैसा था, अलबत्ता चेहरे पर उसके भी खबासत मौजूद थी, अंदर दाखिल हुआ। आओ विक्टर, क्या हो रहा है? सोफे पर बैठे हुए आदमी ने चौंक कर कहा। विक्टर कभी नाकाम नहीं रह सकता जॉर्ज, क्योंकि विक्टर का नाम ही कामयाबी की जमानत है। आने वाले नौजवान ने बड़े मसरत भरे लहजे में कहा। अच्छा, तो माल मिल गया है, कैसा है? जॉर्ज ने भी मुस्कुराते हुए कहा। आपकी डिमांड के ऐन मुताबिक मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है, उसे साथ लाया हूँ, विक्टर ने सोफे पर बैठते हुए कहा। और उसके साथ ही उसने मेज पर पड़ी हुई शराब की बोतल उठाई और उसे नादीदों से अंदाज में मुंह से लगा लिया। लेकिन पहले मुझे चेक करना होगा, क्योंकि चीप पिछले माल पर भी बेहद नाराज हुआ था। उसका कहना है कि वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, इसके बावजूद उसे उसकी डिमांड के मुताबिक माल नहीं मिल रहा। जॉर्ज ने कहा। चीप भी कमाल करता है, उसकी डिमांड इतनी सख्त है कि बड़ी मुश्किल से जाकर ऐसा माल मिलता है। लेकिन जॉर्ज, असल मसला और है। चीप की डिमांड है कि माल का ताल्लुक इंतहाई शरीफ घराने से हो, इस वजह से भी खासी मुश्किलात पेश आती है। वैसे चीप अगर चाहे तो तवाइफों से भी तो काम चला सकता है, फिर वो क्यों शरीफ घराने की शर्त लगा देता है? विक्टर ने कहा तो जॉर्ज बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हें नहीं मालूम कि ये कैसा धंधा है? चीप जो माल तैयार करता है उसकी बेपनाह डिमांड है, और ये डिमांड इसलिए है कि इसमें शरीफ घराने का माल काम देता है, वरना तवाइफों वाला माल तो हर जगह आसानी से मिल जाता है। जॉर्ज ने कहा। ओह हाँ, ठीक है, बहरहाल तुम माल चेक कर लो और मुझे अदायगी कर दो ताकि मैं जाऊं, विक्टर ने कहा। हाँ, आओ देख लेते हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? जॉर्ज ने उठते हुए कहा। हुआ तो था, लेकिन तुम जानते हो कि विक्टर के सामने सब प्रॉब्लम गायब हो जाते हैं, विक्टर ने जवाब दिया। ओह, क्या प्रॉब्लम था? जॉर्ज ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा।